नमस्ते। और आज हम इंडियन हिस्ट्री जो है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने जो है वन शॉट पे पॉलिटी कंप्लीट की थी। तो आज से फिर से जो है हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। गुप्त काल से शुरुआत हुई है। और इस गुप्त काल के अंदर मैं आपको तीन चीज बताऊंगी बेसिकली कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन शिफ्ट कैसे हो सकता है, और क्या क्या याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुप्त काल से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये ट्रेडिशन रहा है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का। आप किसी भी ईयर का फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देखिए, गुप्त काल से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रिटी मच हम ये जो दिमाग में पेपर देख के सोच सकते हैं कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं, उससे मुझे दो एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि मंदिर निर्माण शैली से क्वेश्चन आता ही है, बस उसका थोड़ा क्लेवर चेंज हो जाता है। दूसरा, गुप्तकालीन जो साहित्य है उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। और एक ये परंपरा इसलिए है एग्जाम के अंदर बिकॉज जो गुप्त काल है आपका वो जो है आर्ट एंड कल्चर के अंदर गोल्डन टाइम है इंडिया का। तो वो गोल्डन टाइम होने के हिसाब से इसको इतनी वैल्यू दी जाती है। तो चलो आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और थोड़ा मैंने भी ब्रेक लिया और आपको भी क्या दिया, ब्रेक दिया। तो सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार क्या होता है ना, कंटिन्यूअसली आप पढ़ाते जाते हो और पढ़ते जाते हो तो एग्जॉस्ट हो जाते हो, थक जाते हो। तो शायद उन्होंने दिल की बात समझ ली, मन की बात समझ ली और अच्छा एक वेकेशन दिया, अच्छा ब्रेक दिया। उसका फायदा हुआ ये कि आज मेरे पास बहुत एनर्जी है। और उन दिनों में मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से क्या किया है, पढ़ के रखा है। तो चलो आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सभी हाथ जोड़ के जगदम्बा को याद करेंगे। ये लाइव नहीं है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो अच्छे से देखिएगा, आपको बिल्कुल मुश्किलात नहीं आएगी। एकदम अच्छे से आप लोग क्या करोगे, पढ़ जाओगे। तो चलो आज के हिस्ट्री को अच्छे से करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको पिन पॉइंट बता दूंगी कि यही चीज आपको एग्जाम के लिए हिट करनी है। ठीक, तो बेसिकली हम जो है कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं गुप्त काल में। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, गुप्त काल का। और गुप्त काल में हमें राजा नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है गुप्त काल के अंदर, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर की डिमांड है क्या, वो क्या चाहता है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप गुप्तकाल का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो आर्ट एंड कल्चर है आप उसे पढ़े सिर्फ। ठीक है, ना कि आप राजा पढ़े, पहली बात। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर में भी उसका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो तीन क्वेश्चंस पर है। कितने क्वेश्चन पर है, तीन क्वेश्चंस पर। देखो जब भी किसी टॉपिक को पढ़ा जाए ना, तो दिमाग में पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कि हमसे एग्जामिनर क्या चाहता है। बेसिकली उसके चाहने से ही हमें पता चलेगा कि हमें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। और अब तो जो पैटर्न है वो बहुत बदल गया है। वो जो एक पुराना तरीका होता था उससे अब पार नहीं पड़ती। तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि एग्जामिनर जो है वो क्या चाहते हैं। तो उस हिसाब से तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ देखने को मिलेगा ही। तो ये जो एक क्वेश्चन फिक्स है वो किसी भी एंगल से आ सकता है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट है गुप्तकाल का स्थापत्य, जिसमें दो चीजें हैं। पहला जो चीज है वो क्या है कि यहाँ इसके अंदर मंदिर निर्माण शैली है। और मंदिर निर्माण जो नागर शैली है उससे क्वेश्चन आता ही है। उससे क्या आता है, क्वेश्चन आता ही है। कंफर्म है वो, बिल्कुल सुपर डुपर कंफर्म है। फिर आपको दूसरा जो रखना है, जो पूरा का पूरा फोकस वो इसके साहित्य पे रखना होगा। साहित्य से भी क्वेश्चन आता ही है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे चूज करेगा। जैसे पिछली बार उन्होंने स्थापत्य पे फोकस रखा है, तो इस बार मुझे लगता है कि स्थापत्य से शिफ्ट करके वो साहित्य की ओर बढ़ सकते हैं। फिर तीसरा जो है इसकी साइंस और टेक, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी परिवर्तन हुए गुप्तकाल के अंदर, मतलब साइंस और टेक जो गुप्तकाल में बहुत ज्यादा अच्छी थी, उस पर भी एग्जामिनर का फोकस रहता है। तो ऑन एंड ऑन हमें पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हीं तीन चीजों को बहुत एक्सीलेंटली और बहुत अच्छे से करना है। तो मैं भी आपको बता दूंगी कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। दूसरा, स्थापत्य में हमें इस बार शिफ्ट देखने को मिल सकता है गुहा मंदिरों पर। किस पर, गुहा या गुफा मंदिरों पर। तो इस साल हो सकता है कि मंदिर स्थापत्य से रेगुलर क्वेश्चन नहीं आके गुहा स्थापत्य पे क्या पूछे, क्वेश्चन पूछे। ठीक, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा टिंच पढ़ देते हैं किसका, गुप्त काल का। तो देखो गुप्त साम्राज्य का टाइम पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइम। टाइम और इंसिडेंट के बारे में हिस्ट्री है। अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि हिस्ट्री से एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, तो इतिहास दो ही चीजें बताता है, आपको समय बताता है
और समय के साथ घटना बताता है। तो जब भी आप देखा करो आपके सामने इतिहास का क्वेश्चन आएगा, आपको या तो समय पूछा जाएगा, या आपको घटना पूछी जाएगी, या आपको दोनों पूछे जाएंगे, या आपको क्या पूछे जाएंगे, दोनों। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइम एंड इंसिडेंट। तो हमें टाइम और इंसिडेंट के बारे में क्या होना चाहिए, एक ब्रीफ पता होना चाहिए, ताकि अगर हम कई जगहों पे गैस करें तो भी चीजें क्या हो, बिल्कुल करेक्ट हो। तो देखो, गुप्त साम्राज्य का टाइम याद रखना, 275 से लेके 550 ईस्वी, 275 से लेके 550 ईस्वी तक का ये सारा का सारा टाइम है। इसके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक सबको पता है, श्री गुप्त थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को स्टैब्लिशमेंट किया, पूरे के पूरे गुप्तास को स्टैब्लिशमेंट दिया, पूरे के पूरे भारत के अंदर उनकी एक पहचान बनाई, वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, 319 से लेके 350 ईस्वी। तो यहाँ पे बस एक एकदम से अच्छे से याद कर लो, बस सिंपल पढ़ के छोड़ो कि यार श्रीगुप्त ने गुप्तास को बनाया था, और गुप्तास को फेमस किसने किया, चंद्रगुप्त ने किया। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर देखो प्रमुख शासक, थोड़ी बहुत ब्रीफ प्रमुख शासकों की हमें पता होनी चाहिए। समुद्रगुप्त हैं 350 से 375, लगभग 25 वर्ष, लगभग कितने, 25 वर्ष। फिर चंद्रगुप्ता द्वितीय है 375 से 415, लगभग कितने, 35 वर्ष। फिर एक कुमार गुप्त 415 से 455, लगभग 40 वर्ष। स्कंद गुप्त जो है वो लगभग 12 वर्ष। और अंतिम शासक कौन रहे हैं, विष्णुगुप्त। तो हमारे दिमाग में एक ब्रीफ पिक्चर क्या होनी चाहिए कि हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं। कौन सा काल पढ़ रहे हैं, गुप्त काल। और गुप्त काल का हमें टाइम पीरियड सबसे पहले तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, टाइम पीरियड। गौर से 275 और 550 पर आंखें लगाओ, गौर से देखो इसको। और देखो, गौर से देखने का बड़ा ही फायदा होगा आपको, बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो 275, बस 275 याद रखो। जैसे ही आप 275 को नजरे गड़ा के देखोगे, 550 आपको ऑटोमेटिक याद होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे ज्यादा मैंने क्या करा है, पढ़ाया है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल का टाइम जो है 275 ईस्वी से कितना है, 550। अब 550 आपको ऑटोमेटिक आएगा। बाकी हमें बहुत ब्रीफ में नहीं जाना राजाओं के, बस याद रखना है कि फाउंडर जो है वो श्री गुप्त है। लेकिन पहचान दिलाने वाले कौन है, ये तो है फाउंडर, संस्थापक है, ये क्या है, संस्थापक है, ठीक। और पहचान दिलाने वाले वास्तविक संस्थापक जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है, आपके चंद्रगुप्ता फर्स्ट है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट है। बस एक बार के लिए हमें इतना ही पता है, रखना जरूरी है। समुद्रगुप्त वाज द ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट किंग थे। गुप्तास के बहुत ज्यादा एक्सीलेंट ब्रिलियंट जो है वो कौन थे, समुद्रगुप्ता थे। लास्ट कौन है, विष्णुगुप्ता। तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई, कोई तकलीफ नहीं, आगे चले। चलो, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, तो हम एक बार फिर से गुप्तास का क्या लिख देते हैं, गुप्ता का टाइम लिख देते हैं, ताकि हमें गुप्त काल याद रहे कि भाई गुप्त काल का टाइमिंग जो है वो क्या है। तो भाई आप भी मेरे साथ लिखिए, 275 ईस्वी से 275 ईस्वी से 550 ईस्वी, कितना, 550 ईस्वी। अब देखो, मैंने कहा था ना ये गोल्डन टाइम है भाई, सोना अभी कितना महंगा है ना। गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है। और ये गोल्डन टाइम होने की वजह से ही एग्जामिनर जो है यहाँ से आपको हर बार एक क्वेश्चन क्या करता है, पूछता ही है। अब इसको गोल्डन टाइम किसने कहा, तो देखो सोना किसको दिखता है, जो मुंशी जी होते हैं, तो के.एम. मुंशी। तो गुप्त काल में के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से गोल्डन टाइम है। तो जो आपके प्यारे से मुंशी जी हैं, के.एम. मुंशी जी, इन्होंने कहा था कि ये क्या है, गोल्डन टाइम है। किसके लिहाज से है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से। हो गई आर्ट एंड कल्चर। अब एक बात याद रखना, आर्ट एंड कल्चर कौन कर सकता है, गरीब आदमी तो नहीं कर सकता आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर सिर्फ वही कर सकता है जिसके हाथ में क्या होगा, पैसा होगा। तो जिसके हाथ में पैसा होगा वो दे दनादन आर्ट एंड कल्चर पे ले जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो उसके हिसाब से ये गोल्डन टाइम इसीलिए रहा क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य और अर्थव्यवस्था गुप्तों की बहुत अच्छी थी। ये बात हमें दिमाग में रखनी है। अर्थव्यवस्था जो है वो गुप्तों की बहुत ज्यादा क्या थी, बेस्ट थी। और इसी वजह से इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में इन्वेस्ट किया। अब आपके पास भर भर के पैसा है और आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो फिर आप उस पैसे को कहाँ लगाओगे, आर्ट एंड कल्चर में लगाओगे। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को इतना आलीशान घर क्यों चाहिए, क्यों, इसलिए चाहिए क्योंकि उनके पास जितना जरूरत के लिए पैसा था उससे ज्यादा है। अब वो क्या करेंगे, वो अच्छा आर्ट एंड कल्चर करेंगे, अच्छा आर्ट एंड कल्चर का सेंटर बनाएंगे, थोड़ा दान में दे देंगे। तो याद रखना कि गुप्तास का टाइम जो है वो गोल्डन पीरियड है। मुंशी जी कह रहे हैं क्योंकि मुंशी जी ने उनके खाते देखे, उन्होंने देखा है कि इनका व्यापार और वाणिज्य क्या है, बेस्ट है।
फिर देखो, मौर्यों के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों ने पुनः स्थापित किया। ये बड़ी प्यारी बात है कि मौर्यों के बाद जो आक्रमण हुए, मौर्यों के जाने के बाद जो आक्रमण हुए, पूरा भारत जो है एक बार टूट बिखर सा गया था, उनको वापस रीऑर्गेनाइज किया, वापस धीरे धीरे जोड़ा, और जोड़कर उन्हें भारत को क्या किया, फिर से एक किया। इसलिए गुप्त क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक ब्रीफ दिमाग में रखते हैं, क्योंकि ये वन शॉट जैसी क्लास है जिसमें हमें पूरा नहीं पढ़ना, बस जो एग्जामिनर चाहता है वो पढ़ना है। और पॉलिटी की वन शॉट को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं यहाँ पे भी आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ, आज तो पहली क्लास है, तो आज अनाउंस करके जाऊंगी कि उल्टी जितनी भी वन शॉट है उसका आपको मुझे क्या देना होगा, रोज एक ओटी देना होगा। जाने से पहले हम क्या करेंगे, पिछला जो आयोग है ना वहां से शुरू करेंगे, ताकि आप कुछ भी भूलो नहीं। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो चीज मैं पढ़ाऊं वो कुछ भी भूलने ना दूं। फिर देखो, हम ब्रीफ कर लेते हैं। ब्रीफ ये है कि 275 से लेके 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी का जो ये टाइम है, ये प्योरली किसको है, गुप्ता को है। अब गुप्ता में देखो जी, तो जी से याद रखो ये गोल्डन टाइम था। कैसा टाइम था, गोल्डन टाइम था। और ये गोल्डन टाइम जो है, ये किसने कहा है, ये गोल्डन टाइम जो है ये कहा है आपके मुंशी जी ने कहा है। तो बहुत बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही क्या है, सिंपल सी बात है कि ये गोल्डन टाइम किसने कहा है, गुप्तास का। तो ये कहा है आपके पूरा का पूरा मुंशी जी ने कहा है। तो हमें इसको क्या रखना है, याद रखना है, इसे क्या रखना है, याद। तो इतना हुआ पूरा। अब हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चले। हाँ, अब देखो, अब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, यहीं से हमें सबसे ज्यादा क्या रखना है, फोकस रखना है। तो देखो, एक बार फिर से लिख रही हूं कि जो गुप्त है, जो गुप्त काल है, उसका टाइम क्या है, आप भी मेरे साथ दोहराइए। इस टाइम पीरियड को याद रखना बहुत जरूरी है। 275 से लेके 550 ईस्वी का ये टाइम है, ठीक है। इसकी संस्थापक हैं श्री गुप्त जी, ठीक है, वास्तविक संस्थापक आपको पता है। और इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम कहते हैं। किसका गोल्डन टाइम कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर का। किसका कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर का कहते हैं। और ये बात किसने कही है, के एम मुंशी ने कही है। के एम मुंशी ने जो है ये बात कही है कि भाई ये जो टाइम है, ये किस जो है वो बहुत स्वर्ण युग है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध कला के केंद्र। अब हमें यह पता करना है कि गुप्तकालीन जो कला है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, गुप्तकालीन कला में हमें पढ़ना है स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला का मतलब क्या है, स्थापत्य कला का मतलब है यहाँ पे कि हमें निर्माण शैली पढ़नी है। अब ये निर्माण शैली हमें ज्यादातर किसकी पढ़नी है, ये शैली पढ़नी है हमें मंदिरों की। यहाँ पे गुप्त काल में एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मंदिर जो है उन्होंने आकार ले लिया था। गुप्त काल ही वो टाइम है जब मंदिर जो है वो अपना क्या ग्रहण करते हैं, आकार ग्रहण करते हैं। क्योंकि गुप्त काल आते आते ब्राह्मण जो होते हैं वो थोड़े पावरफुल हो जाते हैं, बौद्ध और जैनों का जो प्रभाव है मौर्यों के जाने के बाद कम हो जाता है, और पुनः वापस जो है ब्राह्मण धर्म जो है वो पावर में आ जाता है। और इसीलिए आपको पहली बार जो मंदिर की एक क्लियर छोटी इमेज है वो कहाँ देखने को मिलती है, गुप्त काल में देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मंदिर निर्माण का पहला आकार जो है, जो आकार लेना शुरू करता है, उसके बाद तो देखो गुप्तों के बाद तो मंदिर बनाने में सारे रिकॉर्ड टूटे। इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर जो हैं भारत में बने हैं। तो ये शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, गुप्त काल में होती है। मंदिरों के अलावा गुफा मंदिर भी, रॉक कट आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गुफा मंदिर है वहां, और वो जो गुप्त काल में बना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमें पढ़नी होगी मूर्ति कला। क्या पढ़नी होगी, मूर्ति कला। अब मूर्ति कला के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, मूर्ति कला में हमें ध्यान रखना है, हमें पत्थर की मूर्ति भी पढ़नी है, हमें तांबे की मूर्ति भी पढ़नी है, और हमें कांसे की मूर्ति भी पढ़नी है। ये तीनों टाइप की मूर्ति जो है हमें पढ़ के रखनी है। क्लियर। तो पहले दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें स्थापत्य पढ़ना है, हमें मूर्ति कला पढ़ना है, देन हमें पढ़ना है साहित्य। ये साहित्य मेजरली जो है, चूंकि ब्राह्मण बहुत पावरफुल हो गए थे गुप्त काल के अंदर, तो यहाँ पे जो जितना भी साहित्य है वो कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। तो संस्कृत लैंग्वेज में जितना भी साहित्य जिन भी लेखकों ने लिखा है वो ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत उनकी कहानियां ध्यान रखनी है। इसके अलावा विज्ञान और तकनीकी रूप से क्या विकास हुआ है, विज्ञान और तकनीकी रूप से साहित्य कौन कौन सा लिखा गया है, वो भी हमें थोड़ा बहुत क्या करना है, देखना है। और यही वो जगह है जहां पे क्या पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, गुप्तकालीन प्रसिद्ध कला के केंद्र, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी जगह होंगी ना जहां पे भर भर के आर्ट एंड कल्चर होगा। तो ये थे पटना, बनारस। वो बनास नहीं है, ये बनारस है। क्या है, पटना, बनारस और मथुरा।
इनको शॉर्ट में आप पीबीएम से याद रख सकते हो। तो पटना जो है, पटना, बनारस और मथुरा, ये तीनों जो हैं ये क्या थे, गुप्तकालीन कला के केंद्र थे। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन कला के केंद्र कौन कौन से हैं। तो गुप्तकालीन कला के 3 केंद्र याद रखना है, पीबीएम से याद कर लो, पटना, बनारस और मथुरा। अब ये तीनों शहर क्यों, क्योंकि ये तीनों समृद्ध शहर थे। यहाँ पे लोगों के पास क्या था, पैसा था, और पैसा होने की वजह से उड़ाया आर्ट एंड कल्चर पर, और आपके सिलेबस का क्या बढ़ गया, भार बढ़ गया। आगे चले, चलो तो बहुत सिंपल। अब वापस चलते हैं, शुरू से ही पढ़ना है सब कुछ, बार बार रिवीजन करके जाना है मेरे साथ ही। 275 से लेके 275 से 550 तक। फिर हमें याद रखना है ये क्या है, स्वर्ण काल है। किसने बोला भाई, तो बोला प्यारे से मुंशी जी ने। मुंशी जी ने कहा कि यार बहुत पैसा है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये क्या है, बहुत दमदार जो है टाइम है। फिर हमें याद रखना है, हमें कला में पढ़ना है, तो पहले हमें कला के क्या पता होने चाहिए, केंद्र पता होने चाहिए। तो सिंपल लिख दो PBM, P फॉर पटना, B फॉर बनारस, B फॉर बनारस और M फॉर मथुरा, M फॉर मथुरा। तो ये बन गई आपकी वन शॉट। अब हमें सबसे पहले जो पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, मंदिर निर्माण शैली। कौन सी शैली, मंदिर निर्माण, इंपॉर्टेंट। हर साल जब भी ये वैकेंसी आती है, हर साल जब भी ये वैकेंसी आई है और सिलेबस में आपके गुप्ताज लगे हैं, हर साल एक क्वेश्चन है, यानी कि इसे तो कब्जे में करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक, तो चलो अब क्या करते हैं, आगे शुरू करते हैं। देखो, गुप्त काल में ही वास्तविक मंदिर कला का जन्म हुआ है, यही सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ ले कौन सा काल जो है वो मंदिर निर्माण शैली का माँ है, तो गुप्त काल जो है वो मंदिरों की माँ है। तो आपको याद रखना है कि मंदिरों की माँ जो है, जितनी भी मंदिर निर्माण शैली की जो माँ है ना, मंदिर निर्माण शैली की जो माँ है वो कौन है, कौन सा काल है, तो वो कौन सा काल है आपके, वो है गुप्त काल। इसीलिए गुप्त काल का टाइम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो शायद आपको क्या हो गया होगा, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन घूम फिर के आता ही है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैली है कौन सी, आखिर उत्तर भारत की शैली है जिसे नागर शैली कहते हैं। अब इसका नाम नागर शैली क्यों पड़ा, इसका नाम नागर शैली इसलिए पड़ा, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा प्रमाण दिया गया है जो आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है या पुरातत्वविद है उनके द्वारा, कि ये समृद्ध नगरों के अंदर जो है आपके क्या बने थे, मंदिर बने थे। चूंकि ये नगरों के अंदर बने थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नागर शैली कहा गया है। तो ये मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, नागर शैली। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागर शैली का जन्म हुआ है, नागर शैली का जन्म हुआ है। तो नागर शैली का जन्म भी अगर आपको पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, गुप्त काल। कौन सा काल ध्यान रखना है आपको, गुप्त काल ध्यान रखना है। क्लियर, आगे चले, चलो। अब देखो, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं बहुत सिंपल है, इधर मैं डायग्राम बना रही हूँ, आपको इसको देखना है। तो देखो, सबसे नीचे देखो, एक चीज कॉमन सेंस में रखो, क्या आप कभी ठाकुर जी को जमीन पर रखते हो क्या? जैसे मेरी मम्मा, मेरी जो मम्मा है, मैं कई बार जब पूजा पाठ करती हूँ तो कई बार मैं ठाकुर जी को सेवा से उतार के नीचे पाटा पे नहीं रख के जमीन पे रख देती हूँ। तो मुझे बहुत बार डांट पिटी है, भयंकर वाली। तो वो बोलती है कि कभी भी ठाकुर जी को हम जमीन पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो इस पूरे संसार को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान जो है वो कभी जमीन पे नहीं बैठेंगे, उनको बिठाने के लिए आपको जमीन से थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जमीन को अपलिफ्ट, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए देखना, जितने भी मंदिर आप जाके देखें उनमें आप गौर करोगे कि मंदिरों के ऊपर एक पूरा का पूरा क्या है, चबूतरा या आधार पीठिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड की तरफ देखिए, ये फ्लैट लैंड है, ये एक समतल भूमि है। क्या है, एक समतल भूमि। अब आप इसी समतल भूमि पे सीधा कंस्ट्रक्शन करके मंदिर नहीं बना सकते, पहले इसके ऊपर आपको क्या बनानी पड़ेगी, आधार पीठिका, या इसे ही जगती भी कहा गया है, या इसे ही क्या कहा गया है, चबूतरा। क्या कहा गया है, चबूतरा भी कहा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके ऊपर पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ऊंचाई नुमा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। बना दिया, इसे ही हम क्या कहेंगे, आधार पीठिका। क्या कहेंगे, आधार पीठिका, या क्या कहेंगे, जगती, या क्या कहेंगे हम, चबूतरा। एक ही बात है। अब इसके ऊपर आपको ऐसे ठाकुर जी के लिए रहने के लिए बनाना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा, शिखर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, शिखर। देखो अब इसके ऊपर शिखर बनाते हैं,
अब इसको वर्गाकार बनाते हैं ताकि शिखर जो है वो आसानी से बन जाए। ठीक, तो ऐसे बनाया, फिर इसके ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा, शिखर। अब शिखर के ऊपर आपको ऐसे ऐसे आमलक बनाना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर क्या बनेगा, आपका कलश। तो जो गुप्तकालीन मंदिर है जो नागर शैली में बने हैं, ये जो जगह है ये कहलाती है विमान, ये जो जगह है इसे बोलते हैं शिखर, और ये जो जगह है इसे बोलते हैं आमलक, और आमलक के ऊपर ये जो है इसे क्या बोलते हैं, कलश। और अंदर यहाँ पे भगवान का विग्रह होगा, भगवान का क्या होगा, विग्रह होगा। देखो भगवान की मूर्ति को मूर्ति नहीं बोला जाता, भगवान की मूर्ति को बोला जाता है भगवान का विग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का विग्रह होगा, चूंकि भगवान यही विराजमान है तो इसे ही क्या कह रहे हैं, गर्भगृह। गर्भगृह के चारों दीवारों को क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के एक मंडप और बनाया जाता है, तो इसे बोलते हैं मंडप। और ये जो इन दोनों के बीच गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, अंतराल। इस गैप को क्या बोलते हैं, अंतराल। अब मंडप बहुत सारे बना सकते हो आप, एक और मंडप बना सकते हो, लो एक और मंडप बना लो, पैसा होना चाहिए। फिर यहाँ से सीढ़ियां बनाई जाती है, यहाँ से क्या बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती है सारी की सारी। और फिर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पूरा का पूरा दरवाजा। अब इतना ऊंचाई पे कलश, आमलक, शिखर क्यों बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा कि भाई कोई भी व्यक्ति आए उसकी सीधी नजर कलश पे पड़े और वो समझ जाए कि ये मंदिर का क्या है, गर्भगृह है। इसी वजह से देखो मंदिर निर्माण जो है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से हुआ है। तो अब हमें याद रखना है कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता क्या है। डायग्राम मैंने आपके सामने अच्छा क्रिएट कर दिया है। आधार पीठिका होगी, फिर गर्भगृह होगा, फिर सभा मंडप होंगे। ये दोनों जो है सभा मंडप है, क्या है, सभा मंडप है। ठीक, फिर क्या होंगे, शिखर होंगे, फिर अंतराल होगा, फिर अंतराल के ही आगे पीछे क्या बना दिया जाएगा, प्रदक्षिणा पथ, फेरी वाला जगह। और फिर द्वार पर किसकी मूर्ति होगी, हमेशा गंगा और यमुना की मूर्तियां होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं कि द्वार पे गंगा और यमुना की मूर्ति बिल्कुल होगी। अब द्वार पे गंगा और यमुना की मूर्ति क्यों है, अब हम एक बार इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आप जितने भी गुप्तकालीन मंदिर देखेंगे, लगभग जितने भी गुप्तकालीन मंदिर देखेंगे, उसके द्वार पर आपको गंगा की मूर्ति, किसकी मूर्ति, गंगा की, मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना, यमुना की जो मूर्तियां हैं वो दिखती है। और यहाँ पे ठाकुर जी का विग्रह है, यहाँ पे ठाकुर जी का क्या है, विग्रह है। ऐसा क्यों, अब ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में, उत्तर भारत के अंदर प्राणदायिनी जल, देखो अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। प्राणदायिनी जल देने वाली दो बड़ी नदियां हैं, गंगा और यमुना। इनका, इनकी वजह से उत्तर भारत में कृषि है, इनकी वजह से उत्तर भारत में जीवन है, प्रोस्पेरिटी है। इसीलिए जो ठाकुर जी का विग्रह होता है गर्भगृह के अंदर, उसके बाहर किसकी मूर्तियां लगाते हैं, गंगा और यमुना की। ठीक है, अभी कभी कल्पना करो कि अगर गंगा और यमुना का पानी सूख जाए, क्यों दिल्ली में इतना मचरा है कि यमुना को क्या किया जाए, साफ किया जाए, क्योंकि अगर इनका पानी सूख गया तो डायरेक्ट जो है जनता पे असर पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाका हो सकता है खाली भी कराना पड़ जाए। तो इसी वजह से गंगा और यमुना की क्या बनाई गई है, मूर्तियां बनाई गई है। तो यहाँ तक सब कुछ चीजें अच्छे से याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसको आधार पीठिका, जगती, चबूतरा जो कहो, फिर ठाकुर जी के गर्भगृह के चारों तरफ विमान बनाओ, अंदर ठाकुर जी का विग्रह बिठा दो। फिर विमान के ऊपर आपको क्या बनाना है, ऐसा शिखर बनाना है। शिखर के ऊपर आपको क्या बनाना है, गोल गोल आमलक, उसके ऊपर कलश लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि जो भी भक्त आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जो भी भगत, उनको एकदम एकदम दिख जाए कि अच्छा जहां कलश है वहीं भगवान का विग्रह है। फिर ये सीढ़ी चढ़कर क्या करते हैं, यहाँ जाएंगे, फिर मंडप फर्स्ट, मंडप सेकंड, आप जितने भी बनाओ, सभा मंडप, फिर अंतराल। अंतराल के बाद यहाँ पे जो गेट होगा उसमें गंगा और यमुना की मूर्ति, और अंदर जो है ठाकुर जी जो है वो क्या है, विराजमान है। और फिर उसके चारों ओर क्या होगा, प्रदक्षिणा पथ, जहां पे आप फेरी निकालते हो। तो अब तो नहीं भूलोगे गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। अब देखो आप आराम से पहचान पा रहे हो कि जो डायग्राम मैंने बताया है वो यहाँ पे मिला हुआ है। ये देखो, ये है आधार पीठिका, क्या है, आधार पीठिका। चूंकि ये शुरुआती मंदिर है,
या हम इसे क्या कह सकते हैं, जगती भी कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, चबूतरा भी। जमीन से ऊंचाई लिए है, फिर देखो आगे सीढ़ियां हैं, ये विमान है। शिखर, यहाँ पे शिखर जो है, शिखर जो है वो बहुत छोटा है, शिखर जो है यहाँ पे बहुत छोटा है पर मौजूद है, लेकिन आपको ऊपर आमलक और कलश जो है, आमलक और कलश जो है वो नहीं दिख रहा। आमलक और कलश क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये शुरुआती दौर का मंदिर है। कैसा मंदिर है, शुरुआती दौर का। और देखो आगे किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, मंडप नहीं है। क्यों नहीं है मंडप, क्योंकि ये पहला ही एग्जाम्पल है मंदिर निर्माण का। उस समय उन्होंने बेसिक बेसिक चीजें क्या कर दी थी, बना दी थी। चलो अब देखो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर झांसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसके मंडपों की संख्या कितनी है, 4, लेकिन इस समय नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, इसलिए नहीं दिख रही है, आपको देवगढ़ में याद रखना होगा कि जो देवगढ़ का मंदिर है ये तकरीबन 5वीं से 6वीं शताब्दी के अंदर बना था। 5वीं के उत्तरार्ध में और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में, 6th सेंचुरी जो है वो क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। लगभग आज हम जितने भी गुप्त काल के मंदिर पढ़ेंगे वो 5th 6th सेंचुरी के बीच के ही हैं। तो मुझे बड़ा अंदर से अंदेशा है कि पहले तो वो सिर्फ क्या पूछते थे, आप पेपर देख लीजिएगा कि एक तरफ मंदिर है और सामने उनका क्या पूछा हुआ है, जगह पूछा हुआ है, लेकिन इस बार फ्लिप हो सकता है। 100% आपको स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा। तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि लगभग जितने भी मंदिर आज हम पढ़ेंगे उन सबका टाइम पीरियड जो है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा उस समय आपको मंदिर का काल पता होना चाहिए। और ये पहला ही मंदिर बन रहा है, और जब ये पहला ही मंदिर बन रहा है तो इसमें इतना पुराना मंदिर होने के कारण जितने भी मंडप थे वो क्या हो गए, टूट के अलग हो गए। फिर भी याद रखो मंडपों की संख्या कितनी है, 4। 12 मीटर ऊंचा शिखर है, शिखर है लेकिन शिखर की ऊंचाई कम है। पंचायतन शैली में बना है, मतलब पंचदेव अवधारणा। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। अब देखो यहाँ मैं रुकूंगी और मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मौर्यों के जाने के बाद बौद्धों का पतन हुआ। बौद्धों के पतन के बाद एक नए देवता ने, अवैदिक देवता, कबीलाई देवता विष्णु का जो है वो धीरे धीरे ट्रेंड आया। ये जो विष्णु भगवान का ट्रेंड था, ये ट्रेंड ब्राह्मणों ने दिया और विष्णु को भगवत भी बोलते थे। तो विष्णु भगवान से भागवत संप्रदाय का उदय गुप्त काल में होता है और उसी का एक अवतार है नारायण। तो विष्णु कहो चाहे नारायण कहो, उसकी पूजा होनी शुरू होती है। और जब उनकी पूजा शुरू होनी होती है तो गुप्त काल में विष्णु मंदिरों की जो संख्या है वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। ठीक, अब ये पंचायतन शैली में बना है, यानी कि इसके साथ और भी बहुत सारे क्या हैं, आपके मंदिर है। भारतीय मंदिर निर्माण कला का पहला शिखर युक्त मंदिर है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्या किया गया है, पूछा गया है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें एग्जाम इंपॉर्टेंट, देवगढ़ से रिलेटेड जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लिप होकर, जो कि श्योर शॉर्ट आपको क्या की जा सकती है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो वो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो देवगढ़ का मंदिर है उसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो वेबसाइट है उस पे दिया गया है, सागर मड। इस बार आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का दूसरा नाम सागर मड है। किसका नाम है, देवगढ़ का। दूसरा आपको याद रखना है ये बेतवा रिवर के बेसिन में है, बेतवा नदी के किनारे है। किसके किनारे हैं, बेतवा नदी घाटी में स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये देवगढ़ का जो मंदिर है ये 5th से 6th सेंचुरी के बीच का है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप पढ़ते हो कि ये विष्णु को समर्पित है। देखो मंदिर हमेशा पूर्वामुखी होता है, जितने भी मंदिर है ज्यादातर जो है वो क्या है, पूर्वमुखी है। लेकिन देवगढ़ का जो मंदिर है वो पश्चिम मुखी है। कैसा है, वो पश्चिम मुखी मंदिर है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस पश्चिम मुखी मंदिर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो दक्षिणी दीवार है, इसकी जो दक्षिणी दीवार है उस पे शेष साई, शेष नाग पर सोते हुए भगवान विष्णु है। शेष साई भगवान विष्णु है। ठीक, इसकी पूर्वी दीवार पर, इसकी पूर्वी दीवार पर कौन है, तो इसकी पूर्वी दीवार पर है आपके नर नारायण की मूर्ति, नारायण के रूप में भगवान विष्णु। और सबसे प्यारी बात कि जो इसका पश्चिमी मुख है, जो इसकी पश्चिमी दीवार है, वहां पे गजेंद्र मोक्ष विष्णु का अंकन है। आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना होगा, उसकी कहानी को पढ़ा होगा। ये एक पूरा का पूरा पाठ है
गजेंद्र मोक्ष। और जब आप बहुत ज्यादा विपदा में होते हो तो कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष करने से आपको आपकी वो विपदा टल जाती है। तो देवगढ़ के बारे में क्या क्या याद रखना है वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि देवगढ़ के स्थानीय नाम याद रखना है, सागर मठ भी कहते हैं, बेतवा नदी घाटी में ये स्थित है, 5 से 6वीं शताब्दी का है। भगवान विष्णु का क्यों है? क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो किसको मान रहे थे? विष्णु को मान रहे थे। भागवत संप्रदाय शुरू हुआ था, ब्राह्मणों का रीस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए विष्णु इंपॉर्टेंट हो गए थे। पश्चिम मुखी मंदिर है, मतलब मंदिर का गर्भगृह के सामने कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। 3 दीवारों पर विष्णु के 3 अलग अलग मूर्तियां हैं। दक्षिण दीवार पर शेरशाही विष्णु है, पूर्वी दीवार पर नर नारायण की फोटो है और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष है। ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अब तक स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं आया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत आम है कि भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है। तो अब जो पैटर्न बदला है उसके हिसाब से इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपको अपने दिमाग में क्या करनी होगी? ऐड करनी होगी। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, चूंकि ये विष्णु का दौर है तो विष्णु के जितने भी अवतार है, नरसिंह अवतार है, वराह अवतार है विष्णु का, उन सब का अंकन आपको लगभग हर मंदिर में, हर विष्णु मंदिर में देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूज मत होना मैम, यहाँ पे भी शेषशाही विष्णु है, वहां पे भी शेषशाही विष्णु है, यहाँ पे भी वराह का अवतार है, वहां पे भी वराह का अवतार है, यहाँ पे भी नरसिंह अवतार है, वहां पे भी। चूंकि उस समय विष्णु और उसके अवतारों की पूजा हो रही थी तो लगभग जितने भी विष्णु मंदिर बने उसमें शेषशाही विष्णु, नरसिंह और वराह की मूर्तियां इंपॉर्टेंट हो गई। लेकिन कुछ मंदिरों में ये मूर्तियां एक्सीलेंटली बनाई गई, इसलिए वो आपको क्या की जा सकती है? पूछी जा सकती है। जहां ये एक्सीलेंटली बनाई गई है वहां मैं आपको कहूंगी भी कि ये याद रखिएगा, ठीक। फिर देखो तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में याद रखना क्या है? इसका दूसरा नाम, इसका कौन सा नाम? दूसरा नाम। क्योंकि अब बड़ा मुझे अंदर से डर है कि कहीं वो इनका नाम चेंज करके आपको ना पूछ दे। इस मंदिर का दूसरा नाम है कंकाली माता मंदिर। कंकाली माता मंदिर, अब कंकाली माता मंदिर इसका नाम है, और लेकिन ये मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। कंकाली माता किसे कहते हैं? तो चामुंडा जो देवी है, चामुंडा या जो काली है, चामुंडा या जो काली है उसी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर कंकाली माता कहते हैं। तो तिगवा के ही विष्णु मंदिर का दूसरा नाम क्या है? कंकाली देवी मंदिर है। और यहाँ पे जो है आपको नरसिंह विष्णु, शेषशाही विष्णु, वराह विष्णु की आकृतियां, और ये जो आपको विष्णु का फोटोग्राफ दिख रहा है इस वक्त ये आपको नरसिंह विष्णु का मूर्ति है जो इसके दीवार के ऊपर क्या हुआ है? अंकन हुआ है। तो देवगढ़ डन हुआ, तिगवा डन हुआ। तिगवा भी आपका 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच है। कौन सी शताब्दी के बीच है? 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच ही ये क्या किया गया है? बनाया गया है। क्लियर। और ये मंदिर कैसा है? वर्गाकार है। इसके पास भी क्या है? शिखर है और विमान है, वर्गाकार है ये भी मंदिर। इतना इतना चीज आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? तो मैं पानी पीऊं तब तक मुझे एक चीज बताओ कि देवगढ़ मंदिर के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी है, तिगवा के बारे में कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइप करनी है, सागर मठ जो है वो किस मंदिर का दूसरा नाम है, और कंकाली देवी मंदिर जो है वो किस मंदिर का दूसरा नाम है। आगे चले। चलो अब देखो हमें कौन सा देखना है? नचना कुठार का मंदिर। कौन सा मंदिर देखना है? नचना कुठार। नचना कुठार का जो मंदिर है उसके सामने उसकी फोटो है। एक मिनट, हाँ। अब देखो नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है इसके सामने आपको पता है कि ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये फोटोग्राफ इस वक्त आपको क्या दिख रही है? सामने दिख रही है। नचना कुठार के मंदिर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि नचना कुठार का जो मंदिर है ये भी प्राचीन मंदिरों में से एक है गुप्त काल के, और ये भी कौन सा टाइम पीरियड लाता है? 5th से 6th सेंचुरी। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं, हमने कौन सा पढ़ा? देवगढ़। देवगढ़ का दूसरा नाम कौन सा पढ़ा? सागर मठ, ठीक। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये पश्चिम मुखी मंदिर है। कैसा मंदिर है? पश्चिम मुखी, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इसके दक्षिणी दीवार पर किसका फोटो है, इसकी पूर्वी दीवार पे किसका फोटो है, और इसके पश्चिमी दीवार पे किसका फोटो है, और ये कौन सी नदी घाटी प्रदेश में है? बेतवा नदी घाटी में। फिर हमने कौन सा पढ़ा? फिर हमने पढ़ा था दूसरा तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है इसका दूसरा नाम हमने पढ़ लिया कंकाली देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? कंकाली देवी मंदिर। और ये सारे मंदिर पता है रेल लाइन बिछ रही थी,
रेल लाइन बिछ रही थी तो लोग अंदर जा रहे थे और रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये सारे मंदिर ढूंढे। तो देखो कितनी अजीब सी बात है कि भारत का जितना भी आर्ट एंड कल्चर ढूंढा वो अंग्रेजों ने ढूंढा, और बेसिकली ये सारे मंदिर जो है वो किसने डिस्कवर किए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और फिर हम पढ़ते हैं नचना कुठार का कौन सा मंदिर, पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये तीनों जो मंदिर हैं इनका टाइम एक ही है, 5th से 6th 6वीं शताब्दी, और सारे के सारे कैसे हैं आपके, गुप्त कालीन है। कैसे हैं, गुप्त कालीन है। अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा निकला है जो क्या है आपके पार्वती मंदिर है। दोनों आपने कौन से पढ़े हैं, विष्णु के पढ़े हैं, तिगवा और देवगढ़। आगे चले, चलो फिर देखो भूमरा का शिव मंदिर। अब हमने शिव मंदिर पढ़ा है, भूमरा का ये भी क्या है, मध्य प्रदेश। देखो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है भूमरा के शिव मंदिर का। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, भूमरा के शिव मंदिर की शिवलिंग जो है वो एकल मुख है। कैसा है, वो एक मुखी है, एक मुखी है। अब एक मुखी शिव क्या होता है कि देखो ये शिव जी की लिंगी है, इसके सिर्फ इसी फ्रंट पार्ट पर, इसके सिर्फ फ्रंट पार्ट पर, कौन से पार्ट पर, इसके सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही, कौन से हिस्से पर, सिर्फ फ्रंट हिस्से पर ही आपको क्या दिखता है, भगवान शिव का फोटो दिखता है इसके अंदर। यहाँ पे भगवान शिव को क्या बनाया गया है, उनकी आंखें बनाई गई है, बहुत शांति से भगवान शिव की क्या बनाई गई हैं, आंखें, और ये ऐसे मुकुट। तो प्लीज फोटोग्राफ को माफ कर देना, जनरली क्या होता है यहाँ पे भी चेहरा बना देते हैं, यहाँ पे भी चेहरा बना देते हैं, यहाँ पे भी और पीछे भी, तो वो चतुर्मुखी हो गया। लेकिन भूमरा वाला शिवलिंग कैसा है, एक मुखी है। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो भूमरा में क्या है आपके, शिव मंदिर है। और नचना कुठार, नचना कुठार जो है उसके अंदर आपका पार्वती मंदिर है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भूमरा का शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो क्या है, एक मुखी है। फिर देखो शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये सबसे सुंदर बेस्ट मंदिर है किसका, गुप्तकाल का। फोटो से भी पता चल रहा होगा, फोटो से भी आपको क्या कर रहा होगा, दिख रहा होगा कि देखो कितनी सुंदर बनावट है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, महानदी के पास। कौन सी नदी के पास है, महानदी के पास, ये ध्यान रखना। और ये जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जहां पे रामायण की मूर्तियां अंकित है। किसकी मूर्तियां अंकित है, रामायण की मूर्तियां जो है वो यहाँ पे, रामायण की जो कथा है उसकी मूर्तियां जो है वो यहाँ पे अंकित है। तो बहुत सिंपल है, देवगढ़ में हमारा विष्णु मंदिर है, और तिगवा में भी हमारा विष्णु मंदिर है, नाचना कुठार में हमारा पार्वती मंदिर है, और आपका भूमरा में शिव मंदिर है, और सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ तक क्लियर, आगे चले, चलो एरन का विष्णु मंदिर। तो देखो एरन में कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है। एरन भी कहाँ स्थित है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो एक बार सब चीजें रिवाइज कर लेते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस के मुझे आप आंसर दोगे कि देवगढ़ जो मंदिर है या आपके तिगवा का मंदिर है, देवगढ़ के मंदिर का दूसरा नाम क्या है, जो स्थानीय नाम है वो क्या है, ये बताओ पहले तो। फिर तिगवा के मंदिर का भी दूसरा नाम बताओ। फिर ये बताओ कि ये दोनों जो मंदिर है इनकी सेंचुरी कौन सी है, कौन सी शताब्दी में ये बने हैं, कौन सी शताब्दी में ये बने हैं, ये भी मुझे बता दो। फिर ये बता दो कि बेतवा नदी घाटी जो है, बेतवा रिवर का जो पूरा का पूरा घाटी है उसमें कौन सा मंदिर बना है, तो उसमें देवगढ़ मंदिर बना है। फिर मुझे ये बताओ नाचना कुठार का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, भूमरा का जो शिवलिंग है वो एक मुखी है या चौमुखा है, क्योंकि पता है स्टेटमेंट में दे देंगे कि भूमरा का शिवलिंग चौमुखा है, तो आप सोचोगे कि हाँ चौमुखा हो सकता है, नहीं, भूमरा का शिवलिंग एक मुख है, मतलब शिवलिंग के एक ही हिस्से पर शिव जी का क्या है, चेहरा आकृति है। फिर देखो एरन का विष्णु मंदिर एमपी में है। अब देखो भीतरगांव बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये भी किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भीतरगांव का जो मंदिर है वो भी आपका किसको समर्पित है, पूरी तरीके से भगवान विष्णु को। और इसमें वराह विष्णु की आकृति है, किसकी आकृति है, वराह विष्णु की। वराह विष्णु की आकृति आपने देखी होगी, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया है, और उनके दो दांतों के बीच में आप देखेंगे पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो ये वराह विष्णु का जो फोटोग्राफ है वो भीतरगांव के मंदिर में आपको देखने को मिलता है, और ये पूरी तरीके से किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर। फिर देखो खो का शिव मंदिर, ये कहाँ स्थित है, नागोद में। सिंपल। अब याद रखना, दो शिव मंदिर पढ़ लिए हमने, एक भूमरा का शिव मंदिर पढ़ लिया और एक हमने कौन सा पढ़ लिया, खो का शिव मंदिर।
तो आप कैसे याद रखना, आप ऐसे याद रखना भूखो, और भूखो, भूखो कौन है, शिव जी हैं, भूखो कौन है, शिव जी हैं। बस अब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चले। हाँ, अब एक बार फिर से, अब तो पूरे पूरे 60 दिन है, अब तो ये कह ही नहीं सकते कि 60 डेज के अंदर नहीं है, पर अभी भी देर नहीं हुई है, और यही 60 दिन है जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना है। तो जिसको अभी भी टेस्ट सीरीज चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, कि भाई इन 60 दिनों में हम अच्छे से अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिविजन का टाइम है, तो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से हिंदी और जीके का टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, बीकानेर, जयपुर, सूरतगढ़। और उधर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों 32 टेस्ट के साथ सेकंड ग्रेड हिंदी और जीके। तो सेकंड ग्रेड वालों के तो अभी टाइम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेकंड ग्रेड वाले टेस्ट सीरीज दीजिए, अपनी तैयारी का बेहतर क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। फिर देखो 9 नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। तो याद रखना पिपरिया का विष्णु मंदिर जो है वो एमपी में स्थित है, ये मंदिर की क्या है, फोटोग्राफ है। ठीक। फिर देखो उदयगिरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मूर्ति जो है ये श्योर शॉर्ट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये एनसीईआरटी जो लगती है आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास के अंदर, फाइन आर्ट्स वालों के, जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं उनके अंदर ये फोटो दे रखी है, और उदयगिरी का गुहा मंदिर जो है वो मेंशन कर रखा है, और बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के। जो मैंने आपको कहा है कि गुप्त काल में मंदिर को छोड़ के वो इस साल हो सकते हैं, गुफा मंदिर से आपको क्वेश्चन पूछो, और स्पेशली ये वाला फोटोग्राफ जिसमें वराह मूर्ति है, ये देखिए, ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, अपने 2 दांतों के अंदर पृथ्वी को उठा रखा है। तो देखो उदयगिरी का गुहा मंदिर ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगेन किसको समर्पित है, अगेन भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्माण किसने किया था, वीरसेन द्वारा, जो चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति थे, और गुप्त काल का श्रेष्ठ स्मारक है। और यहीं पे इसी की गुफा संख्या, गुफा की संख्या भी याद रखना, यहीं पे गुफा संख्या 5 में, गुफा संख्या 5 में ये वाली फोटोग्राफ है, वराह विष्णु का मूर्ति है। किसका मूर्ति है, वराह विष्णु का अंकन है। गुफा संख्या भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गुफा संख्या कौन सी है, 5। अब कहोगे मैम गुफा संख्या 5 कैसे याद करोगे, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखो उदयगिरी को काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने लेटर हुए, 5 लेटर हुए। तो गुफा संख्या कौन सी हो गई, 5। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु के कौन से अवतार की मूर्ति यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वराह की मूर्ति। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब चलते हैं मूर्ति कला की तरफ। मूर्ति कला में आपको बहुत चीजों को क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। तो अब एक बार मूर्ति कला पढ़ ली है, तो पूरा का पूरा एक क्विक क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, यही कर लेते हैं क्लास में ही, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्विक करते हैं, पहले गुप्त काल का टाइम याद रखते हैं, है ना। तो गुप्त काल का टाइम कितना है यार, जल्दी से टाइप कर दो, भले ही ना हो, रिकॉर्डेड क्लास को भी लाइव की तरह चलाओ, ठीक है। तो गुप्त काल का टाइम पीरियड कौन सा है, 275 से 550 ईस्वी है। ये टाइम भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये माँ है, किसकी माँ है, मंदिर निर्माण शैली की माँ है, ठीक है। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली में बने हैं, वो नागर शैली में बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन सी शैली में बने हैं, नागर शैली में। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो कौन सा है, देवगढ़ वाला है ना। और इसका अन्य नाम मैंने आपको बताया कौन सा है, सागर मठ है। और याद रखनी है टाइम के 5th से 6th सेंचुरी है, 5वीं से 6ठी शताब्दी है, बेतवा रिवर का टाइम है। और ये जो मंदिर है बेतवा नदी घाटी है। और इस मंदिर की सबसे ज्यादा ब्रीफिंग में जो मैंने आपको बताई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर पश्चिम मुखी है। कैसा मंदिर है, पश्चिम मुखी मंदिर है। इसके अलावा शेष साई विष्णु जो है, शेष साई विष्णु वो आपके कहाँ है, साउथ साइड पे है। ईस्ट साइड पे आपके नर नारायण की मूर्ति है, और वेस्ट साइड में आपके किसका मूर्ति है, पूरा का पूरा गजेंद्र मोक्ष का। किसका, गजेंद्र मोक्ष का। ठीक। फिर हमने पढ़ा था तिगवा वाला, इसको कौन सा मंदिर बोलते हैं, तिगवा वाले मंदिर को कंकाली देवी मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं, कंकाली देवी, ठीक है। तिगवा वाला मंदिर पढ़ा। फिर हमने नाचना कुठार का मंदिर पढ़ा, ये किसको समर्पित है, पार्वती मैया को समर्पित है। और ये मंदिर ज्यादा आपको एमपी और यूपी में क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र हैं जहां लोग बस गए थे, तो आपको वही। फिर आपको मैंने बताया भूमरा का शिव मंदिर याद रखना है, और एक हम यहीं पे याद करेंगे खो वाला शिव मंदिर। कौन सा, खो वाला। फिर हमें याद रखना है कौन सा मंदिर, एरण का। किसका,
एरण का मंदिर किसको समर्पित है भाई? तो भगवान विष्णु को। फिर हमें रामायण की थोड़ी थोड़ी याद आएगी, देखो राम भगवान को नहीं भूल सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सिरपुर का हमें कौन सा मंदिर याद रखना है? लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण। फिर हम एक बार और भगवान विष्णु की तरफ चलते हैं, और भीतर गांव का मंदिर। कौन सा मंदिर? भीतर गांव। भीतर गांव का मंदिर जो है वो फिर से हम याद करते हैं, ये भी किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। फिर हम पिपरिया का मंदिर, वो भी भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। तो हमने लगभग सारे मंदिर देख लिए। नागर शैली की हमने विशेषता भी देख ली। अब एक छोटू सा डायग्राम बना लेते हैं मस्त, ताकि हमें यहाँ पे नागर शैली की विशेषताएं याद रहे। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई? तो हम सबसे पहले जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर क्या बनाएंगे? एक आधार पीठिका बनाएंगे, जिसे हम जगती और चबूतरा भी कह सकते हैं। इसी आधार पीठिका पे हम ठाकुर जी के घर की चार दीवारी रखेंगे, रख दी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? विमान कह सकते हैं। चार दीवारी नहीं कहेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम प्यारी सी ठाकुर जी की एक मूर्ति रख देंगे, रख दी ठाकुर जी की मूर्ति। अब इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? अब इसके ऊपर हम बनाएंगे शिखर। क्या बना देंगे? शिखर। अब शिखर के बाद धीरे धीरे इस पे आमलक, और फिर क्या बैठेगा? कलश। अब थोड़ा हम क्या छोड़ देंगे? अंतराल। अंतराल के बाद हम क्या बनाएंगे? अंतराल के बाद हम बनाएंगे सभा मंडप। तो ये जो बीच में है इसे हम क्या कह रहे हैं? अंतराल। फिर हम क्या बनाएंगे? मंडप बनाएंगे। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हुए तो हम एक और मंडप बना देंगे। और फिर क्या बना देंगे? हम भगवान के मंदिर के सामने चढ़ने के लिए सीढ़ी बना देंगे। बना दी हमने सीढ़ियां, सुंदर नहीं बनाई सीढ़ियां, वापस से सुंदर सीढ़ियां बनाते हैं। देखो अच्छी और सुंदर सी क्या बनाएंगे? सीढ़ी बनाएंगे। कलर डिफरेंट कर देते हैं। तो देखो, तो हम बनाएंगे भगवान के मंदिर की सीढ़ियां। तो ये हमारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियां हो गई। और जो लास्ट बात हमें याद रखनी थी कि जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों के बाहर, गर्भगृह के दरवाजों के बाहर किसकी मूर्ति लगी है? आपके गंगा और यमुना की। किसकी है? गंगा की मूर्ति है और यमुना की। तो देवी गंगा की और देवी यमुना की मूर्तियां जो हैं वो द्वार पे फिक्स है। अब बताओ कितना आसान है गुप्त आर्ट एंड कल्चर, कहाँ मुश्किल है भाई। सब कुछ एक बार में रिवाइज हो गया। अब कहाँ चलते हैं? मूर्ति कला में। अब देखो गुप्त काल जो है उसमें मंदिर बनता ही क्यों है? कभी इस पे विचार किया है? हालांकि मैंने आपको एक बात बता दी कि ब्राह्मण धर्म मजबूत हो रहा था। कौन सा धर्म मजबूत हो रहा था? ब्राह्मण धर्म मजबूत हो रहा था। लेकिन भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां बनी है, महावीर जैन की भी मंदिर मिले हैं, सॉरी भगवान बुद्ध के भी मंदिर मिले हैं, भगवान जैन के भी मंदिर मिले हैं। पर ब्राह्मण मंदिरों की संख्या या भागवत संप्रदाय को समर्पित विष्णु के मंदिर बहुत ज्यादा बने। मंदिर क्यों बनने शुरू हुए? इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि मूर्तियां अच्छी बन रही थी। क्या अच्छी बन रही थी? मूर्तियां बहुत अच्छी बन रही थी। चूंकि मूर्तियां बहुत अच्छी बन रही थी, और मूर्तियों को आप हर किसी जगह नहीं रख सकते। अब ठाकुर जी का मूर्ति आप हर किसी जगह रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो मूर्तियां इतनी अच्छी भगवान की बनाई गई कि उन मूर्तियों को जगह देने के लिए बाहर किसका आवरण बनाया गया? मंदिर का आवरण बनाया गया। अब देखो कि बहुत सारे मंदिरों में आपको क्या दिखती है? जो विष्णु की मूर्तियां दिखती है वो बड़ी सुंदर है उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से भी बेस्ट है। तो मूर्ति कला का जो विकास था बहुत अच्छा हुआ। उसी मूर्ति कला के विकास ने और ब्राह्मण धर्म के उत्थान ने ऐसी परिस्थितियां मौजूद कर दी थी कि भाई अब आपका मंदिर बनेगा ही। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जो आपको एक सोच के रखना है, और यही कारण एनसीईआरटी ने भी दिया है कि मूर्ति कला में लोग इतने पारंगत हो गए थे, चाहे आप उनसे जैनों की मूर्ति बनाओ, बौद्धों की मूर्ति बनाओ, या ब्राह्मण मूर्तियां बनाओ, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां बनवाओ, वो सब इतनी एक्सीलेंट थी कि अब उन मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाना एक आवश्यकता बन गया था। इसीलिए मूर्ति कला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त कालीन मूर्ति कला कैसी है? देशज शैली है। कौन सी शैली है? देशज शैली। देशज शैली, या हम इसे क्या कह सकते हैं? मथुरा शैली कह सकते हैं। अब एक चीज मैं कॉमन सेंस की आपको याद करवा देती हूँ कि गुप्त काल के अंदर जितने भी मंदिर बनेंगे, अगर मंदिर ईंटों के अलावा पत्थर से बनते हैं तो पत्थर कौन सा इस्तेमाल होगा? बलुआ पत्थर। अगर मूर्ति भी बनेगी, मूर्ति भी बनेगी, और अगर मूर्ति पत्थर से बन रही है, किससे बन रही है? पत्थर से, तो पत्थर कौन सा इस्तेमाल होगा? बलुआ पत्थर। क्योंकि यूपी और एमपी का ये जो ज्योग्राफी है इसमें बलुआ पत्थर ही सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है? पाया जाता है। तो पहली तो बात कि गुप्तकालीन जो शैली है वो भारत की देशज मूर्ति कला की शैली है, जिसे हम क्या कहते हैं? मथुरा शैली भी कहते हैं। कौन से पत्थर से बनेगी? तो जब भी पत्थर से बनेगी, पत्थर कौन सा होगा? बलुआ पत्थर, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यही मिलता है। इसके अलावा तांबे की मूर्ति मिलेगी और कांसे की मूर्ति मिलेगी। गुप्तकालीन मथुरा के केंद्र तीन हैं।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने हैं? 3 हैं, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। कौन कौन से हैं? सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र है। तो याद रखना सा पा म, या पामसा याद रख लेना। क्या याद रख लेना? पामसा। किसको याद रखना है आपको? पामसा को याद रखना है। जैसे वहां पे पीबीएम याद रखा था ना, यहाँ पे क्या रखोगे? पामसा। पामसा। तो ये कुछ कीवर्ड याद रखना, पामसा। तो पाम में पा से पाटलिपुत्र, पुत्र, म से मथुरा और सा से सारनाथ। ये 3 कीवर्ड आपको याद रखना है। जैसे आपको अब साविकस याद आ जाता है ना, बहुत जल्दी आपको साविकस याद आ जाता है, राष्ट्रपतियों की सीक्वेंस याद आ जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की सीक्वेंस याद आ जाती है, तो वैसे भी पामसा और पीबीएम याद रखना। पामसा में आपको याद रखना है पा फॉर पाटलिपुत्र, म फॉर मथुरा और सा फॉर सारनाथ। क्लियर? चलो अब देखो गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियां। अब गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियां याद रखनी बहुत मुश्किल है, पर एक फ्रेम बनाएंगे, उस फ्रेम से इन्हें ऐड करेंगे। अब देखो यमुना की मूर्तियां, कुर्म वाहिनी मतलब कछुआ पर बैठी है यमुना, ठीक है। वैसे यमुना को मगरमच्छ पे बिठाना चाहिए, बट फिर भी यमुना किस पे बैठी है? कछुए पे बैठी है। मकर वाहिनी, मकर पे कौन बैठी है? गंगा। तो पहली मूर्ति, और मैंने बता भी दिया कि गंगा और यमुना की मूर्ति क्यों बन रही है, क्योंकि वो आपको जीवन दे रही है, वो आपको पानी दे रही है, उससे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उससे आपका जिंदगी चल रहा है, इसीलिए इन्हीं की मूर्तियां बनी। और जब इनकी मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी तो भगवान के गर्भगृह के बाहर चिपका दी गई। तो इसीलिए यहाँ पे आपको यमुना और गंगा की मूर्ति देखने को मिलती है। और मैं श्योर हूँ यमुना की मूर्ति से क्वेश्चन आएगा, और वो कौन सी होगी? अही छत्रपुर की, अही छत्र बरेली की जो यमुना की मूर्ति है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये RS शर्मा वाली एनसीईआरटी में दे रखी है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे ही, एक बार यहाँ पे बता दिया। फिर देखो सारनाथ में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति। अब देखो केंद्र सारनाथ है, वहां पे बुद्ध क्या है? बैठे हैं। कैसी मूर्ति है? पाषाण। याद रखना, अब देखो याद रखना कि सारनाथ में बुद्ध बैठे हैं। क्यों बैठे हैं बुद्ध? क्योंकि बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। बैठे बुद्ध है क्योंकि बुद्ध ने सारनाथ में क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था। अब ये मूर्ति बनाई किससे गई है? ये बैठे बुद्ध की पत्थर से बनाई गई है। याद रखना किससे बनाई गई है? पत्थर से। इंपॉर्टेंट है। फिर देखो क्या याद रखना है? मथुरा के खड़े बुद्ध की मूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। मथुरा का खड़ा बुद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना बुद्ध को कहाँ बिठाओगे? सारनाथ में, क्योंकि बिठा के ही क्या दिया जाता है? उपदेश। तो मथुरा में ऑटोमेटिक बुद्ध क्या हो गए? खड़े हो गए। लेकिन दोनों कैसी मूर्तियां हैं? पत्थर की मूर्तियां हैं। कल आऊंगी ना मैं वापस, जब आप क्लास देखेंगे तब आपको मुझे ये सारी चीजें बतानी होगी, और जितने भी वन शॉट के रिवीजन में इसमें लगवा दूं पॉलिटी के, वो भी बताने होंगे। छोड़ने नहीं वाली हूँ मैं आपको। 7 दिन वेकेशन दिया है मैंने, अच्छा खासा आपको, मुझे भी दिया है सर ने और मैंने आपको दिया है। फिर देखो सुल्तानगंज की बुद्ध की तांबे की मूर्तियां। अब देखो सुल्तानगंज से 2 प्रकार की मूर्ति मिली है। एक तो मिली है तांबे की, भागलपुर बिहार के सुल्तानगंज से एक तो मिली है तांबे की, जो लगभग 7.5 फुट है। दूसरी कौन सी मिली है? कांसे की बुद्ध की, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। कांसे की बुद्ध की मूर्ति जो तांबे वाले से क्या है? छोटी है। तो अगर सुल्तानगंज में आपको तांबे की पूछे तो भी सही है, और कांसे की लिख दे तो भी सही है। वहां अड़ मत जाना कि नहीं नहीं सिर्फ कौन सा होगा? तांबे का होगा। सुल्तानगंज से जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है उसका फोटोग्राफ आपको एनसीईआरटी RS शर्मा में देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी RS शर्मा में देखने को मिलेगा 11th क्लास, जो ओल्ड एनसीईआरटी गिनी जाती है ना उसमें। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मूर्ति मेरे साथ ही कछुआ पर बैठी यमुना, और मकर यानी कि मगरमच्छ पर बैठी गंगा। डर ही नहीं लगता गंगा को, मस्त मगरमच्छ पे बैठी है वो, ठीक है। तो फिर हमें याद रखना है सारनाथ। अब याद रखो कि सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो बुद्ध बैठेंगे, तो ये बैठे बुद्ध की पत्थर की मूर्ति है। अब याद करना है कि खड़ा पत्थर बुद्ध का मूर्ति, तो फिर वो कहाँ होगा? मथुरा में होगा। फिर याद रखना है कि बुद्ध की कांसे की मूर्ति और तांबे की मूर्ति, तो वो कहाँ मिलेंगे? सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में। अब जो तांबे की मूर्ति है वो थोड़ी ऊंचाई लिए है, कांसे की मूर्ति जो है वो क्या है? थोड़ी छोटी है। फिर देखो प्रयागराज से भी बुद्ध का मूर्ति प्राप्त हुआ है। उदयगिरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी RS के एग्जाम में भी महिषासुर मर्दनी पूछी है, तो आपको फिर से ये पूछ सकते हैं। उदयगिरी से प्राप्त महिषासुर का वध करती माँ दुर्गा, बहुत फायरस फॉर्म की मूर्ति है और दिखने में बहुत अच्छी है। तो उदयगिरी, और उदयगिरी में वराह विष्णु भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। भूमरा और खो से प्राप्त एक शिवलिंग है ना, एक मुखी शिवलिंग। कैसा शिवलिंग? एक मुखी। याद रखना शुरुआत में एक मुखी ही शिवलिंग बने थे।
कैसे बने थे? एक मुखी शिवलिंग। और मैंने आपको बता दिया कि शिव का लिंग के एक ही तरफ क्या है? चेहरा है। फोटोग्राफ बना के दिया है तो याद रखना। तो देखो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यमुना की मूर्ति और गंगा की मूर्ति। अब यमुना को किस पे बिठाओ? कूर्म यानी कि कछुआ पर। गंगा को किस पे बिठा दो? बेचारे मकर पे। डर तो बहुत लग रहा है मेरे को, पर बिठा देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया। फिर हमें बुद्ध की पत्थर मूर्ति पे आना है। बुद्ध की कौन सी मूर्ति पे आ जाओ? पत्थर की मूर्ति। अब बुद्ध को बिठा दो, क्योंकि बुद्ध क्या दे रहे हैं? क्योंकि बुद्ध दे रहे हैं उपदेश। तो ये कहाँ मिलेगी आपको भाई? सारनाथ। अब बैठे बैठे थक गए बुद्ध, तो अब बुद्ध खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बुद्ध खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है? मथुरा जाना है। कहाँ जाना है? मथुरा। फिर बात खत्म करो। फिर आ जाओ सुल्तानगंज। अब सुल्तानगंज में बुद्ध कह रहा है यार बहुत बहुत बना ली मेरी भाटे से मूर्ति, अब मेरी मूर्ति बनाओ या तो तांबे से या किससे बनाओ? कांसे से। और जो तांबे वाली मूर्ति है बुद्ध की, वो भी खड़ी है और उसकी क्या विशेषता है? 7.5 फुट की है। कितने की है? 7.5 फुट की है। फिर प्रयागराज से भी बुद्ध का मूर्ति मिला है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? उदयगिरी से महिषासुर का वध करती हुई माँ दुर्गा है। महिषासुर का वध करने में माँ दुर्गा को 15 दिन से ज्यादा लग गए थे। इसीलिए आप सुनते हो आएगिरी नंदिनी नंदितमेविनी, है ना, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो भूमरा और खो का तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो शिवलिंग है आप फोटोग्राफ देख सकते हो, काले पत्थर या धूसर बलुआ पत्थर का फोटो है और यहाँ पे ही शिव का मुख अंकित है। अब मेरे से सुंदर तो नहीं बन रहे भगवान से, पर आपको याद कराने के लिए मैं बना दे रही हूँ। तो बहुत सुंदर तो नहीं बन रहा, पर एक मुखी शिवलिंग है। फिर देखो करमदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग। याद रखना करमदंडा से कौन सा शिवलिंग है? चतुर्मुखी है। लेकिन एक मुखी शिवलिंग भूमरा और खो से है। फिर देवगढ़ से प्राप्त वराह मूर्ति। कौन सी मूर्ति? भगवान विष्णु का कौन सा अवतार? वराह अवतार। ठीक। फिर देखो 10 नंबर पॉइंट, मथुरा उदयगिरी एरन से क्या प्राप्त हुई है हमें? वराह मूर्तियां। उदयपुरी से हमें उदयगिरी की वराह मूर्ति याद है? याद करो गुफा संख्या कौन सी है? 5। ठीक। एरन से भी हमें वराह मिला है और हमें मथुरा से भी मिला है। अब ये सारी लाइनें अलग है, ये सारे पॉइंट जो है वो क्या है? अलग है। याद रखना है कि जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध गुप्तकालीन मूर्तियां जो मिली हैं वो कितनी है? संख्या में 3 है। विदिशा के समीप दुर्जनपुर से प्राप्त हुई है, रामगुप्त के समय की है, और 2 चंद्र प्रभु की है जो 8वें तीर्थंकर है, और एक पुष्पदंत की है। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। कि भगवान जैन जो तीर्थंकर हैं, जैनों की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। कितनी है संख्या में? 3। एक कहाँ मिलेगी आपको? विदिशा के पास। किसके पास मिलेगी? विदिशा के पास। कौन सी जगह है भाई? दुर्जनपुर। दुर्जनपुर। ठीक है। और ये जो दुर्जनपुर से मिली है, इनमें 2 कैसी है? 2 तो है चंद्र प्रभु की। अब ये चंद्र प्रभु भाई कौन से नंबर के तीर्थंकर? तो ये 8वें। और एक किसकी है? 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की। बस हो गई बात खत्म। तो आज हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुप्तकाल की, जहां से क्वेश्चन आता ही है, उदयगिरी आपको याद रखना है, स्थापत्य मंदिर निर्माण की नागर शैली वाले क्वेश्चन, और जो मूर्ति कला है उसको क्या किया है? बहुत अच्छे से देखा है। फिर देखो भगवान शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग तथा अर्धनारीश्वर रूप सबसे पहले दिखते ही कहाँ है? गुप्त काल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बताया मैंने कि गुप्त काल में ही आपको भगवान शिव का क्या दिखेगा? एक मुखी शिवलिंग, चौमुखा शिवलिंग और अर्धनारीश्वर स्वरूप। अब ये अर्धनारीश्वर स्वरूप गुप्त काल में ही क्यों आता है? क्योंकि गुप्त काल में ही स्त्रियों और पुरुष दोनों का मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। उस कुछ टाइम तक ऐसा था कि पुरुष ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों के सामंजस्य से काम होगा। तो जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें आधा शिव और आधी जो है पार्वती है, वो भी सबसे पहले कहा आया है? गुप्त काल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुप्त काल में मर्ण मूर्ति कला यानी कि मिट्टी से मूर्ति जो बनती थी, उसका भी क्या हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो सिंपल, आगे चले। हाँ, तो फिर से बता देती हूँ, स्कूल व्याख्याता जीके के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। नोट्स और पीडीएफ यहाँ पे क्या मिलेंगे? निःशुल्क मिलेंगे, और पूरी तरीके से नए पैटर्न और एनसीईआरटी पे आधारित है। अगर आपको शिक्षक ही बनना है फ्यूचर में, तो आपको 200 टेस्ट की ये कॉम्बो लेनी चाहिए, जिसमें भी आपको नोट्स और टेस्ट फ्री में मिलेंगे। स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड और रीट। और ये है स्पेशली किसके लिए? सेकेंड ग्रेड के लिए।
और इन सब की, इन दोनों की वैलिडिटी कब तक है? जब तक परीक्षा है। और इसकी वैलिडिटी आपका फाउंडेशन का कोर्स है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो शिक्षक ही बनना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड लगे, चाहे सेकंड ग्रेड लगे, चाहे थर्ड ग्रेड लगे, तो फिर आपको कौन सी लेनी चाहिए? वो 200 टेस्ट वाली। सब चीजें आपको एकदम क्लटर करके अच्छे से दे रखी है, एक जगह इकट्ठी करके दे रखी है, और समझाने के लिए मैं हूँ। तो जल्दी जाइए और क्या कीजिए, परचेज कीजिए। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, और बहुत दिनों के बाद आए हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन अब पहली क्लास जो हमेशा लंबी होती है, अच्छे से देखना। और कल क्या करना है, कल का होमवर्क सुन लो और अपना रिवीजन सुन लो। कल यही गुप्त काल की सारी चीज़ें पढ़ के आनी है और मुझे सुनानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो मैंने लास्ट वन शॉट संविधान का लिया है, जिसमें मैंने आपको आयोग पढ़ाए हैं, कल मैं आपको किसी भी एक आयोग से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकती हूँ, या एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो आयोग की वन शॉट अच्छे से देख के आना और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबको बेस्ट ऑफ लक। आज से रोज कहेंगे आपको बेस्ट ऑफ लक, ताकि जो है डर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या लगे, कम लगे। तो क्लास को अच्छे से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को ढेरों सारे लाइक दे देना, वायरल कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।